नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और हम समय-समय पर जो है वो विधानसभा सीट पर विस्तार से बात करते हैं। कौन-कौन है महागठबंधन से दावेदार और कौन-कौन है जो है वो एनडीए से हैं दावेदार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा की बहुत ही हॉट सीट बक्सर विधानसभा सीट की। आखिर इस बार क्या होने जा रहा है बक्सर विधानसभा चुनाव के दौरान, जब चुनाव बिहार में होंगे? क्या वही उम्मीदवार होंगे जो 2020 में है या फिर उम्मीदवार बदलने जा रहा है? हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले बक्सर विधानसभा सीट की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चलाते हैं बक्सर विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स। जब भी हम विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चलाते हैं, हम वहां से चलाते हैं जहां से आज की तारीख में रेलेवेंस हो। तो ग्राफिक्स के हिसाब से देखिए कि 2000 और 2005 में सुगदा पांडे जो है यहाँ से चुनाव लड़ी थी बीजेपी के टिकट पर और चुनाव जो है वो जीती थी। फिर 2005 में ही जो है वो हृदय नारायण सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। 2005 में बिहार में दो बार चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी महीने में हुआ था और दूसरा चुनाव अक्टूबर नवंबर महीने में हुआ था। फिर 2010 बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तब बक्सर विधानसभा सीट से सुगदा पांडे जो है वो फिर से विधायक जो है वो बनी थी और 2015 में संजय तिवारी यहाँ से विधायक बने और 2020 में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते दो बार संजय तिवारी। इस बार क्या होने जा रहा है? क्या महागठबंधन के तरफ से संजय तिवारी ही जो है वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे या फिर कांग्रेस की तरफ से कुछ नया प्लान जो है वो बक्सर विधानसभा सीट पर जो है वो किया जा रहा है? हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि बक्सर में जब साल 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तब संजय तिवारी को जो है वो 59,417 वोट जो है वो मिले थे और परशुराम चतुर्वेदी को जो है वो 55,525 जो है वो वोट मिले थे और जीत का अंतर जो है 2835 रहा था। बहुत ही कम मार्जिन से 2020 में बक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस की जीत हुई थी और जो उस वक्त उम्मीदवार थे परशुराम चतुर्वेदी मौजूदा वक्त में इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में नहीं अगर वो होते तो ये सीट जो है वो वैक्यूम नहीं होती एनडीए की तरफ से, यही उम्मीदवार होते। चूंकि ये इस दुनिया में नहीं है तो नए उम्मीदवार जो है वो एनडीए की तरफ से होने जा रहे हैं। कौन होंगे उम्मीदवार ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि बक्सर में आखिर मतदाताओं की संख्या है क्या। तो बक्सर विधानसभा क्षेत्र में ये जो ग्राफिक्स हम चला रहे हैं वो जनवरी 2025 तक अपडेटेड है। पुरुष मतदाता की संख्या जो है यहाँ पर 1,56,007 है और महिला मतदाता की संख्या जो है 1,37,625 है और किन्नर मतदाता की संख्या जो है वो 5 है। अब कोई जैसे कि ये मई महीना चल रहा है, अब कोई ऐड होना चाहता है वोटर लिस्ट में तो ये उसमें से जुड़ेगा। तो ये जनवरी 2025 तक का जो है वो मतदाताओं की संख्या वाला ग्राफिक्स जो है हम चला रहे हैं। अब चलते हैं जातीय समीकरण है क्या बक्सर का। देखिए, बिहार में बहुत ही कम ऐसी सीट है जिसे हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण बहुल सीट है। ब्राह्मण बहुल सीट कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स जो है कि आबादी के रूप में जो है वो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है और इस विधानसभा सीट की एक स्वभाव और है, एक नेचर और है कि यहाँ पर बाहरी उम्मीदवारों की जीत जो है वो होती है। और कई बार ये तो छोड़िए, बक्सर विधानसभा तो छोड़िए, बक्सर लोकसभा में भी हमने देखा कि जैसे कि आप रख सकते हैं अश्वनी चौबे बाहरी थे, लेकिन खूब प्यार जो है वो बक्सर लोकसभा की जनता ने उन्हें दिया। हालांकि 2024 में वो चुनाव नहीं लड़े, फिर जो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के टिकट पर उनकी हार होती है। लाल मुनि चौबे कौन भूल सकता है, बाहरी उम्मीदवार थे लेकिन बक्सर से उन्होंने कई दफा जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो सांसद का किया और विधानसभा में यही नेचर नेचर जो है अप्लाई होता है। और खासकर बक्सर विधानसभा सीट में जो है शहर में जो मतदाता है जो ब्राह्मण समाज के खूब है और यही जो है बक्सर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में है और यही तय करते हैं कि इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा और इस क्षेत्र का विधायक कौन नहीं होगा। उसके बाद जो है वो यादवों की भी यहाँ पर जो है वो आबादी है और उसके बाद जो है वो कई समाज के लोग जैसे कि हर विधानसभा सीट में जो होते हैं पासवान समाज के, एसटी समाज के, ओबीसी के, सब जो है यहाँ पर वोटर्स हैं। मुख्य रूप से नंबर 1 पर ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर यादव समाज के लोग रहते हैं। इस बार अब क्या होना है,
कौन लड़ेगा? कांग्रेस से क्या यही मुन्ना तिवारी लड़ने वाले हैं या कि इनके खिलाफ भी कोई प्लान हो गया है? ये हम बताएँगे और इसके अलावा जो है हम ये बताएँगे कि एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार जो है वो बक्सर विधानसभा सीट पर होने जा रहा है। अमूमन ज़्यादातर वीडियो में हम ही बता देते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए रोहित होंगे और रोहित बताएँगे कि बक्सर विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार जो है वो होने जा रहा है। रोहित, कौन होगा बक्सर विधानसभा सीट से इस बार जो है वो महागठबंधन से उम्मीदवार और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार, क्या जानकारी है? देखिए महागठबंधन शुरू करते हैं तो महागठबंधन में देवांशु ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि वहां पर जो सिटिंग विधायक हैं हाँ। उनका टिकट कटना इतना आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ी बात ये थी कि कई बार उसको कांग्रेस से टूटने की खबर सामने आती रही, लेकिन एक दो जो चेहरे जो कांग्रेस के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े रहे या फिर जो टस से मस नहीं हुए, उसमें से बक्सर के सिटिंग विधायक भी हैं। मतलब कि कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए या जो टूटने के लिए जो जादुई आंकड़े जो आंकड़े चाहिए थे, उसको पूरा नहीं होने देने में जिस विधायक की बड़ी भूमिका थी, वो कांग्रेस के स्थानीय विधायक जो कि बक्सर के हैं, मुन्ना तिवारी वो हैं। और ऐसे में कांग्रेस के लिए उनका टिकट कटना आसान नहीं होगा। हालांकि तेजस्वी यादव भी उस सीट पर प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में अगर ब्राह्मण बहुल सीटों की बात करें तो उसमें से ये सीट जो है ब्राह्मण बहुल्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी बात यह है कि वहां पर ब्राह्मण के बाद यादवों की भी बड़ी संख्या है, तो तेजस्वी यादव उस सीट पर यादव प्रत्याशी को उतार करके बड़ा खेल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो जो जीती हुई सीटें हैं और उस पर जो कोई कद्दावर विधायक हो वहां का, जो कि उस जाति विशेष से आता हो, जिस जाति विशेष से आने की वजह से वो उस खांचे में फिट बैठता हो, जो कि बक्सर सीट के लिए मुफीद है, तो उसमें मुझे लगता है कि मुन्ना तिवारी का टिकट काटना इतना आसान तो नहीं होगा। यानी कि महागठबंधन में बहुत कुछ इब्बत है नहीं, मुन्ना तिवारी जो सिटिंग है वही आगे कंटिन्यू करेंगे, तेज तर्रार है, उस इलाके में पकड़ रखते हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अब बात महागठबंधन से अलग एनडीए करते हैं, तो कि एनडीए में दिक्कत क्या हो रही है देवांशु, कि बक्सर को लेकर के एक नैरेटिव बन गया है पूरे बिहार में कि बक्सर को लोगों ने एक तरीके से कहें कि बीजेपी खास करके उसके साथ सौतेला व्यवहार करती रही। पुनीत चौबे जब वहां पे चुनावी मैदान में उतरे थे, तब वो खुद भागलपुर के थे और उनको बक्सर भेज दिया गया, दो बार वहां से सांसद बन के जनता ने भेजा। लेकिन क्योंकि वहां पे बार बार जिस तरीके से थोपा जा रहा है मतलब बाहरी को, उससे बक्सर की जनता परेशान हो गई है। लिहाजा बीजेपी भी इस बार ये सोच चुकी है कि इस बार अगर इस तरीके का कुछ कदम उठाया गया तो इसका असर सिर्फ बक्सर तक नहीं सीमित होगा, बल्कि बक्सर की जो बाकी जो सीटें हैं आसपास की, उन सीटों पर असर होगा। बिहार में जो सवर्ण बहुल सीटें हैं वहां पर इसका असर हो सकता है। लिहाजा ये कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से कि स्थानीयों को मौका दिया जाए। अब देखिए स्थानीयों को मौका दिया, लेकिन रोहित, बीच में हम रोकते हैं। आप कह रहे हैं कि स्थानीय को मौका दिया जाएगा, लेकिन जो सूचना आप तक भी होगी कि कई नेता जो है वो लैंड कर चुके हैं और ये सोचकर लैंड कर चुके हैं कि अभी हम थोड़ा-सा घूम-घाम लें, थोड़ा-सा माहौल बना लें, थोड़ा-सा फेसबुक पर दिख जाए कि हम बक्सर में हैं, तो हमारा टिकट कोई जुगाड़ हो जाए तो हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कई पैराशूट उम्मीदवार जो हैं, वो बीजेपी के से क टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बक्सर विधानसभा सीट से लैंड कर चुके हैं। क्या बीजेपी वाले जो हैं इस बार कोई स्थानीय को मौका देने का रिस्क लेगी? नहीं लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हाँ, बीजेपी के लिए सुसाइडल हो जाएगा ये। क्योंकि देखिए पिछली बार ही जो गलती हुई हाँ। पवन सिंह को टिकट नहीं देकर के, या जो जिस तरीके की स्थिति बनी मतलब लोकसभा में, और उस पूरे इलाके में शाहाबाद का पूरा इलाका जो है एक तरीके हुँ, से साफ हो गया एनडीए के लिए। तो बीजेपी अब होता है ना कि दूध का जला छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है, तो वही स्थिति बीजेपी की वहां पे। तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि स्थानीय को ही मौका दे। तो बीजेपी की तरफ से देखिए जो टीम बनाई थी दिवांशु, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें से कई नाम जो है जिसको लेकर के अलग अलग दो टीमें एनडीए की जा रही हैं, वहां से फीडबैक ले रही है हर विधानसभा की, और वहां से कुछ नामों को निकाला गया है। उनमें से जो नाम निकल के आए हैं उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा खूब है। अब देखिए अब 15 का जो विधानसभा चुनाव था दिवांशु, आपको याद होगा कि 14 में मोदी की लहर थी वहां पर, और प्रदीप दुबे जो हैं उनको मौका दिया गया वहां पे, लेकिन प्रदीप दुबे वहां पर कुछ कमाल नहीं कर पाए और प्रदीप दुबे चुनाव हार गए। वो तब चुनाव हार गए देवांशु जब जो है बीजे नरेंद्र मोदी की लहर थी, हिंदुत्व वाला जो पूरा कार्ड था वो पूरा देश भर में चल रहा था। बीजेपी एक तरीके से कहें कि अपने बिल्कुल शिखर पर जा रही थी, लेकिन हाँ। वहां पे कुछ हुआ नहीं। 20 में भी क्या हुआ, 20 में भी ऐसी स्थिति बन गई, वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। वहां पर क्योंकि स्थानीय और जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको मौका नहीं देने की वजह से क्या हुआ कि उसका नुकसान हुआ। ऐसे में बीजेपी के पास कुछ नाम हैं जिन नामों पर जो है चर्चा हो रही है, जिसमें से प्रदीप दुबे भी एक नाम है,
इसके साथ साथ हिमांशु चतुर्वेदी का नाम सामने वहां से आ रहा है कि इनको मौका मिल सकता है। लेकिन जो एक नाम चौंकाने वाला है और जिस नाम के बारे में चर्चा है कि इस नाम पर एक तरीके से कहें कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो विचार कर रहा है, और वो इसलिए विचार कर रहा है क्योंकि उसकी स्वीकार्यता सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं है, बल्कि उसकी स्वीकार्यता सभी जाति विशेष में वहां पर है। यादवों में भी उनकी पकड़ है क्योंकि वो स्थानीय स्तर पे लोगों की मदद करते रहते हैं, और उनका जो नाम है वो अमित पांडे है। अब अमित पांडे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अमित पांडे हैं ये, और अमित पांडे को लेकर कहा जाता है कि इस इलाके में जो है अमित पांडे सक्रिय रहे हैं, मतलब लंबे वक्त से, चाहे वो बीजेपी का कोई ग्राउंड लेवल का कार्यक्रम हो या कोई टॉप लेवल का कोई कार्यक्रम हो, उसमें जो सबसे ज्यादा कहें कि तमाम चीजों को जो संभालने वाला चेहरा है, नाम है, उसका नाम है अमित पांडे। और अमित पांडे की क्योंकि हम इसलिए बात करें क्योंकि वो स्थानीय है, वहां पे सक्रिय और विजिबल है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो एरिया होता है देवांशु, छोटा होता है, और उस छोटे एरिया में कोई नेता अगर विजिबल है, लेकिन लोकसभा चुनाव में होता है कि भाई प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को, तो उसका कैनवास थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन विधानसभा के स्तर में के चुनाव में क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में ये सीटें बटी हुई होती हैं, और वहां पर जो स्थानीय स्तर पर पकड़ रखता है उसकी बड़ी भूमिका हो जाती है, जिसका खुद के दम पर एक वोट शेयर ट्रांसफर कराने, एक तो पार्टी का जो सिंबल होता है उसको तो काम करता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी खुद की छवि कैसी है। और अब बिहार में कम से कम जो चुनाव भी हाल में हुए हैं, उपचुनाव हुए हों या फिर जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें दिखा है देवांशु कि आप पैरासूट लैंडिंग वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी दाल गलने नहीं वाली है बिहार दाल में। गलने वाली नहीं है रोहित। हाँ। और एक चीज में और हम जोड़ देते हैं, जो सर्वे जो हो रहा है महागठबंधन और बीजेपी के तरफ से, जो बीजेपी के सर्वे में एक विधानसभा पे 2 टीमें जाती है, अलग अलग टाइम फ्रेम में जाती है, और एक टीम में 2 लोग होते हैं, ठीक है। सर्वे की जो रिपोर्ट बक्सर से आई है वो ये आई है कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं विधानसभा के लोग, वो चाहते हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो स्थानीय उम्मीदवार को जो है वो तरजीह दे। जब बात स्थानीय की हो जाती है तो कितने विकल्प हैं बीजेपी के पास? देखिए, विकल्प के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो 2-3 विकल्प हैं फिलहाल हाँ। हाथ में। उसमें से जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमित पांडे का नाम सामने आता है कि वो पहले विकल्प हो सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी पकड़ है उस इलाके में, और जो शहरी सीट है, क्योंकि देखिए सिर्फ आप बस ये मत समझिए कि बक्सर सीट बस जो है कि वो वहाँ पे किसी ब्राह्मण को आपने मौका दे दिया तो बस यही, या किसी किसी गैर ब्राह्मण को अगर आपने मौका दे दिया, तो दोनों स्थितियों में बीजेपी के लिए क्या हुआ कि बाहरी होता है तब भी सुसाइडल हो जाएगा, और किसी गैर ब्राह्मण को देते हैं तब भी वहां पे दिक्कत होने वाली है बीजेपी को। तो एक तय है कि आपको वहां के लोकल को चुनना होगा, और दूसरी बात की वो ब्राह्मण होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए उसका असर सिर्फ वही नहीं है, ब्रह्मपुर और आसपास की जो बाकी सीटें हैं, जो पूरा शाहबाद का इलाका है, उस पूरे इलाके में, क्योंकि पूरा जो इलाका है यहाँ पर अधिकांश सीटें ऐसी हैं देवांशु जहाँ पर जो सवर्ण वोटर है वो बहुत तय करता है, मतलब वो राजपूत हो, वो बिहार हो, वो ब्राह्मण हो, तो ये इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए कांग्रेस में जिसके बारे में कहते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी के अंदर में जिसका साथ सवर्णों ने छोड़ दिया देवांशु, और शहरी सीटों के बारे में तो यही कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है। बिहार की आप किसी भी सीट पे देखिए, जो शहरी सीट है तो उसको उसको मानते हैं कि वो बीजेपी की अपनी सीट है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब मोदी की लहर थी तब भी जो है इस सीट पर एक कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत करके आया था। क्यों जीत करके आया? क्योंकि वहां पर बीजेपी ने जो प्रत्याशी पहले दिए, उस वो प्रत्याशी उस मुकाबले में नहीं मतलब टिक पाए जिस मुकाबले की वहां पे दरकार है। बक्सर में क्योंकि अब जो कुछ नाम हैं उन नामों पर चर्चा इसलिए है क्योंकि अगर उन लोगों को मौका मिलता है, अमित पांडे उसमें से एक नाम है, प्रदीप दुबे एक नाम है, हिमांशु चतुर्वेदी एक नाम है, तो इन लोगों को अगर मौका मिलता है तो ये होता है कि मतलब क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर है, वहां पर क्योंकि इनकी अपनी होल्ड है, लेकिन इसमें से फिर कुछ नामों को और फिल्टर होगा, क्योंकि देखिए मल्टीपल लेवल्स पे बीजेपी में टिकट इतनी आसानी से मिलता नहीं है, या एनडीए में वहां पे हाँ, फिल्टर का बिल्कुल होता हाँ है। अलग अलग चरण है। हाँ, उसमें पहले चरण में तो 3-4 नाम छट के आए हैं, हाँ। लेकिन अब देखिए अब सबसे बड़ी अब सब पुराना नाम है प्रदीप दुबे का। देवांशु, प्रदीप दुबे को मौका क्यों मिले? क्योंकि वो 15 का चुनाव तब हारे जब मोदी की लहर थी। उसके बाद हिमांशु चतुर्वेदी के बारे में बात कर लें तो हिमांशु चतुर्वेदी क्या है, तो वहां के स्थानीय नेता है, लेकिन क्योंकि वो उतने सक्रिय या विजिबल नहीं है उस इलाके में। यानी कि संगठन के लड़के को जो है वो हाँ। बीजेपी वाले बक्सर में चुनाव लड़वाना चाहता है। देखिए, आप जो है वो चुनाव में जीत और हार होता है, लेकिन बीजेपी अगर बक्सर सीट हारती है ना, तो बड़ा बदनामी होता है इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण बहुल सीट है, और ब्राह्मण बहुल सीट से बीजेपी चुनाव हार जाए तो बड़ा एक तरह से है ना कि मैसेज जो है, परसेप्शन जो है वो नेगेटिव बिल्ड जो है वो हो जाता है। इस बार
जो सर्वे रिपोर्ट आया है बिहार बीजेपी का बक्सर विधानसभा सीट को लेकर, उस सर्वे रिपोर्ट में सर्वप्रथम यही कहा गया है कि लोगों की मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार को दिया जाए, एक ऐसे चेहरे को, फ्रेश चेहरे को दिया जाए जो कि संगठन का कार्य भी करता है और हमेशा जो है उस शख्स की जो है उस उम्मीदवार की उपलब्धता हो। तो अब बीजेपी खूब मंथन कर रही है, कर रही है और जो रोहित ने जो जानकारी दी, जो लबो-लुबाब इनका रहा, जो हम समझ पाए हैं, उसका तात्पर्य ये है कि अमित पांडे को जो है वो उम्मीदवार जो है वो बनाया जो है वो जा सकता है बक्सर विधानसभा सीट से। वजह भी जो है वो रोहित ने जो है वो गिनाई है और जो चीज बिहार बीजेपी को चाहिए बक्सर विधानसभा सीट के लिए, वो सीट के लिए सबसे मुफीद जो है वो पांडे जी जो है वो हो रहे हैं, अमित पांडे, और हो सकता है कि ये उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि सियासत में कब किसका खेल कहाँ कौन बिगाड़ दे पता भी नहीं चलता। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं हैं तब के हिसाब से अमित पांडे का नाम जो है वो सबसे आगे है, या कहें कि नंबर 1 पर है। और रोहित, आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, फिर हम वाइंड अप कर देते हैं। तो देखिए मैं, क्योंकि बीजेपी इस बार देखिए, मुझे पहली बार लग रहा है देवांशु की, पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि एनडीए की टीमें बनी है और वो टीम जो है सर्वे कर रही है हाँ। और सर्वे के हिसाब से कुछ नामों को चुना जा रहा है हर विधानसभा की सीट पर, और उनमें से फिर कुछ नामों को जो है पटना के स्तर पर या फिर एनडीए के स्तर पर, और फिर कुछ नामों को बीजेपी के आला कमान के स्तर पे फिल्टर किया जाएगा। क्योंकि देखिए बीजेपी में एक सिस्टम है और बीजेपी ने इन चुनावों में जदयू के साथ मिलकर के उस सिस्टम को थोड़ा और बड़ा किया है, व्यापक किया है। सिर्फ ये नहीं कि कोई प्रत्याशी बीजेपी का है तो उसको मौका मिल जाएगा, उसके लिए जदयू के का क्या फीडबैक है, उस इलाके में जदयू के वोटर कितने टर्नआउट होंगे उसके लिए, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि हम जिन नामों की चर्चा कर रहे हैं उनमें से जो नाम सबसे आगे है वो इसलिए आगे है क्योंकि उनकी ग्राउंड पर विजिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सुख दुख में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उस आदमी को लेकर के ये हमेशा से रहता है कि नहीं चलो ये आदमी हमारे साथ रहता है मौजूद। और अब बक्सर के साथ आप उसको उसके साथ हमेशा जो चीजें होती आई हैं पिछले कुछ चुनाव में वो यही होती आई है कि बक्सर में कहीं बाहर से किसी बाहरी को वहां पे उतारा गया है मैदान में और इसकी टीस है बक्सर के लोगों के अंदर में, और इसका खामियाजा जो है 24 के लोकसभा चुनाव में बक्सर जनता ने दिखाया। हाँ। जहां पर ब्राह्मण बहुल्य सवर्ण बहुल्य जो पूरी पूरी लोकसभा हो, जहां पर मोदी का मैजिक चलता रहा हो 14 और 19 में, उस लोकसभा में अगर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से हारी हो कि वहां पे कोई निर्दलीय प्रत्याशी या कोई तीसरा चौथा आदमी जो है वो इतना मत ले आए कि मतलब जीत हार का अंतर बहुत बड़ा कर दे, तो हाँ। वहां पे मुझे लगता है कि बीजेपी को ये बात समझ आई होगी या आ रही होगी कि मौका स्थानीय को ही देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ब्राह्मण ही होना चाहिए, और तीसरी ये बात कि जिसकी विजिबिलिटी ग्राउंड पर हो। अब ऐसा नहीं कि चलो बीजेपी में तो हजारों लोग हैं एक जिले के अंदर में, तो आप किसी को टिकट नहीं देंगे ना, टिकट तो उसको देंगे ना जिसकी खुद के ऊपर जो इतना बर्डन लेने में सक्षम हो कि वो अपने नाम पर कम से कम जो उसने सरकार से जुड़े हुए जो काम किए हैं, जो लोगों की मदद की है, जो जो एक तरीके से जो प्रेजेंस है, उन तमाम चीजों को जोड़ करके जो बात निकल के सामने आती रही है कि भाई हाँ। ये आदमी जो है उनके साथ सुख दुख में खड़ा है, तो उसको वोट करें। क्योंकि होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि दल काम करता है लेकिन कई बार व्यक्ति भी काम करता है, और यहाँ पर बीजेपी को दल के साथ उस व्यक्ति की तलाश है जिसके सहारे बीजेपी यहाँ पर जो है अपनी नैया पार करने की कोशिश करेगी, और इस बार बक्सर में शायद यही है फिलहाल के हिसाब से। जो हमने हाँ। 3 नाम बताए हैं उनमें से एक नाम जो अमित पांडे का है वो सबसे आगे है, 2 नाम और इसमें है, लेकिन बीजेपी जिसको भी मौका देगी वो वही होगा जो स्थानीय होगा, ब्राह्मण होगा और जिसकी वहां उस इलाके में पकड़ होगी। फिलहाल इतना ही।